तो स्टार्ट है क्लास आज की। आज के लेक्चर का मेन जो टारगेट है वो पहला टारगेट है कि जो अपना बीपीएससी का सिलेबस है, बीपीएससी जियो ऑप्शनल का सिलेबस हम बेसिक पार्ट कर चुके हैं। तो आज हम जो इसका कोर पार्ट है वो करने वाले हैं। हमारा टारगेट दो रहेगा। क्या? पढ़ते समय कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिठाना, ठीक है? कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट करना। कॉन्सेप्ट क्या करता है? हमारी मेमोरी को शार्प करता है, हमें चीजों को इंटरकनेक्ट करने की कैपेसिटी देता है। और दूसरा टारगेट है आंसर की फॉर्मेटिंग बताना, ठीक है? फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी होता है। इवन कितनों नॉलेज आपके पास है, यदि आंसर को प्रॉपर फॉर्मेट करने नहीं आता है तो फॉर्मेटिंग के बिना आप कितनों बेहतरीन नॉलेज वाले हैं, आपको मार्क्स नहीं आता। तो हम ये दो चीज की ट्रेनिंग के लिए ही ये लाइव सेशन चला रहे हैं। अदरवाइज हम जो है रिकॉर्डेड करके वीडियोस भी आपको सेल कर सकते थे। सीधी सी बात कहूं तो वो मैं जैसे अदर इंस्टीट्यूट कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, हम जैसे फैकल्टीज को हायर करते हैं, उनसे 3-4 दिन 5 दिन एक सप्ताह रख के उनको उनसे रिकॉर्ड करवा लेते हैं वीडियो और कह देते हैं कि इतने घंटे में सारा रिकॉर्ड कर दो जो आप पढ़ा सकते हो और एंड में आप बोल देना कि यहाँ आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। बट यहाँ हमने आपको इंटरेक्शन सेशन भी प्रोवाइड किया है एवरी डे। बाकी कोचिंग वाले क्या करते हैं आपको कि वो 1 दिन 2 दिन आपके डाउट सेशन चलाता है, ठीक है? यहाँ हम एवरी डे 24/7 सर्विस है आपके पास कि आप अपने क्वेरीज हमसे डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्ट हमसे। यहाँ कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है। तो अभी फर्स्ट सबसे पहले एक बच्ची का डाउट है, बच्ची का नाम मुझे याद नहीं रहा। उस बच्ची का डाउट क्या था? वो कह रही थी कि जो कल आपने सर समझाया था कि जहां जहां डेजर्ट बनते हैं, डेजर्ट बनने के कारण क्या क्या हैं, कल एक मैंने सैंपल क्वेश्चन रखा था फॉर्मेट सिखाने के लिए, फॉर्मेटिंग ऑफ द आंसर को सिखलाने के लिए कल हमने एक क्वेश्चन लिया था कि ज्यादातर मरुस्थल जो है, अधिकांश मरुभूमि जो है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्यों बनते हैं। हम उस पे कई पॉइंट हम बता रहे थे कि उसमें डायरेक्ट रीजन है, कुछ कुछ इनडायरेक्ट भी है। जैसे यदि हम देखें कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर मूव करती है, घूर्णन गति जो है पृथ्वी की, वो भी इफेक्ट करती है मरुस्थल के वेस्ट पे बनने में, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट पृथ्वी मूव करती है। तो इसका असर है, वेस्ट टू ईस्ट के मूवमेंट का असर है कि जो अपवेलिंग के कारण, अपवेलिंग के कारण जो कोल्ड करंट जनरेट होती है ओशियन के अंदर, ये कोल्ड करंट अपवेलिंग के कारण जो जनरेट होती है, ये अपने कोस्टल रीजन में, जो उसके तट पे जो रीजन है, कोस्टल तटीय क्षेत्र, जिस तट के पास से गुजरती है ना ये कोल्ड करंट, जो कल की क्लास थी, मैं उस बहन के डाउट को क्लियर कर रहा हूं जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा था, कहा था सर क्लास में आप बताना। तो अपवेलिंग कहां से आती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। कैसे? कल की क्लास में मैंने बताया था कि इक्वेटोरियल करंट ही आगे जाकर के एंटलीज करंट, गल्फ स्ट्रीम और अटलांटिक ड्रिफ्ट बनती है और आगे जाके दो भाग में बंटती है और यहाँ खत्म हो जाती है, यहाँ डाउन वेलिंग कर जाती है और फिर कुछ दूर बाद कनारी पैदा लेता है जो कोल्ड करंट है अपवेलिंग के कारण। और कनारी के कारण अफ्रीका का जो ये पार्ट है सहारा डेजर्ट वाला, ये डेजर्ट बन जाता है। सिमिलरली मैंने बताया था कि पैसिफिक ओशियन में जो इक्वेटोरियल करंट है वो प्रशांत महासागर का ऑस्ट्रेलिया के तट पे आता है, फिर इधर मुड़ता है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट से पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट से टकरा के, और नहीं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकरा के और इधर आता है और यहाँ ये हम्बोल्ट करंट नाम का अपवेलिंग कराता है जो कोल्ड करंट है, जिसके कारण अटाकामा बनता है। बच्ची के मन में कंफ्यूजन क्या आया था, हो सकता है आप में से भी किसी के मन में ये कंफ्यूजन आए। उस बच्ची को लगा था कि क्या रैन शैडो की जो बात कर रहे हैं, रैन शैडो मतलब यानी वृष्टि छाया प्रदेश, तो वृष्टि छाया प्रदेश की बात भी मैंने की थी कि उसका भी एक रोल होता है। वृष्टि छाया प्रदेश के कारण मरुस्थल ज्यादातर बनते हैं। अधिकांश मरुस्थलों का निर्माण किसके कारण होता है? वृष्टि छाया के कारण। तो क्या
जितने भी डेजर्ट हैं, जैसे अटाकामा डेजर्ट है या सोनोरान मोजेब डेजर्ट है, बताया था ना कल की क्लास में कि नॉर्थ अमेरिका में सोनोरान और मोजेब डेजर्ट है, साउथ अमेरिका में अटाकामा डेजर्ट है, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में ही नामीबिया डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट गिब्सन डेजर्ट है, स्टोनी डेजर्ट है। उस बच्ची के मन में डाउट क्या था, उसको उसने जब एटलस को देखा और लोकेशन देखा इन सारे रेगिस्तानों का, तो उसको पता चला कि दोनों फैक्टर का रोल है, कोल्ड करंट का भी रोल है, और ज्यादातर जो डेजर्ट है, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पे माउंटेन है, छोटा सा पर्वत है, और इस पर्वत के इस तरफ ये डेजर्ट है। उसी तरह यदि हम साउथ अमेरिका में अटाकामा की बात करें, साउथ अमेरिका में अटाकामा की बात करें तो अटाकामा में भी यहाँ पे वो एंडीज पर्वत है, और एंडीज पर्वत के बाद वाले एरियाज में मतलब कोस्टल रीजन है, हालांकि कोस्टल रीजन है, और कोस्टल रीजन जो है डेजर्ट रीजन है, और पर्वत के उस तरफ वाला रीजन भी डेजर्ट रीजन है। ऊपर से बोलिविया भी ड्राई रीजन है, बोलिविया में भी पानी की क्राइसिस, वर्षा नहीं होती, सूखा देश है। तो क्या ये रैन शैडो जिम्मेदार है इन डेजर्ट्स के बनने के लिए, या कोल्ड करंट जिम्मेदार है? तो बेटा आंसर इसका ये है, जो पूछ रहे थे उनको बता रहा हूं, ये सारे जिम्मेदार हैं, किसी एक कारण से मरुस्थल नहीं बनते, उनमें कई कारणें शामिल होती हैं। और रही बात रैन शैडो की, रैन होगा तब तो उसका शैडो बनेगा। देखो एक छोटी सी स्टोरी बता दूं, ये मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है, और ये समुद्र का किनारा है, ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, और वो क्या है, माउंटेन है। अब समुद्र में ये अपने देवता हैं, आदित्य, सूर्य, सूर्य देवता के इंसोलेशन से, सूर्य की किरणों से ये पानी गर्म हुआ, और गर्म हुआ तो ये भाप बन के ऊपर उठा, और भाप बन के ऊपर उठा, वाटर वेपर ऊपर आया, तो इसमें कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ, और जब संघनन हुआ तो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, और जब क्लाउड फॉर्मेशन हुआ तो यही क्लाउड आगे की ओर मूव किया, इधर मूव किया। क्यों मूव किया? तो हवा ने, जो समुद्री हवाएं थी, स्थल की ओर जब चली तो हवा इन बादलों को अपने साथ कैरी करती गई, और ये बादल कहां पहुंचे? इस पर्वत पे। मान लो ये पर्वत रॉकी है, या ये एंडीज है, या ये वो हर एक पर्वत है जो तट के किनारे है, ये पर्वत है। तो जब ये बादल यहां पर्वत से टकराएगा तो ऊपर नहीं उठ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये अपने ऊपर उठने के चरम पे है। ऊपर ये तभी उठ पाएगा जब ये हल्का होगा, और हल्का होने के लिए इधर इसको क्या होगा? बरसना होगा। तो पर्वत के इस तरफ तो भरपूर वर्षा करेगा, जैसे भारत में पश्चिमी घाट पर्वत है, इस तरह के प्रेसिपिटेशन को इंग्लिश में ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है पर्वतीय वर्षा, ठीक है। ऐसे वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं जिस वर्षा में पर्वत के सहारे बादल तब तक बरसते जाते हैं जब तक कि वो हल्का होते जाता है, थोड़ा हल्का हुआ और ऊपर उठा, फिर वर्षा किया और हल्का हुआ और ऊपर उठा, जब तक में ये इस लायक होते हैं कि इसको क्रॉस करें, जब तक में ये इस लायक होते हैं कि क्रॉस करें, तब तक में अपनी अधिकांश नमी को खो देते हैं, अधिकांश जल इसका खत्म हो जाता है, पर्वतीय वर्षा में अधिकांश जल इसका खत्म हो जाता है। और जब ये इस तरफ आते हैं तो अपनी अधिकतम ऊंचाई पे होते ही होते हैं, अधिकतम ऊंचाई पे होने के साथ साथ इसमें जल कण की मात्रा कम होती है, और जल कण की मात्रा जब कम होती है तो ये हल्की होती है, और जब ये हल्की होती है तो इसको हवा बहा ले जाती है, जिधर चाहे उधर हवा बहा ले जाती है, और आगे ले जाती है हवा, विंड बहा ले जाती है। नतीजा क्या है? इधर बहुत कम वर्षा कर पाती है, तो इस तरफ कम वर्षा होती है। कम के आगे एक और वर्ड लगा सकते हैं, क्या? बहुत कम वर्षा होती है। तो जब इस तरफ बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है, बहुत कम वर्षा होती है इस तरफ, तो इसको ही कहते हैं रैन शैडो, वृष्टि छाया। इसको क्या कहते हैं? वृष्टि छाया। तो
तो वृष्टि छाया तब होगी ना जब बादल बनेंगे। कृष्ण पैदा ही नहीं लेगा तो कंस को मारेगा कौन? यही तो आइडिया कंस का भी था। बादल बनेगा तभी तो यह आगे जाएगा, उस तरफ आएगा, तब वृष्टि की छाया होगी। कोल्ड करंट बादल बनने ही नहीं देती है। क्यों? कोल्ड करंट बादल कैसे नहीं बनने देती है? कोल्ड करंट यहां के पानी को गर्म होने नहीं देती है। तो पानी क्या रहता है? ठंडा ठंडा, कूल कूल। और पानी जब ठंडा ठंडा कूल कूल होगा तो इससे वाटर वेपर नहीं बनेगा, और जब इससे वाटर वेपर नहीं बनेगा तो बादल नहीं बनेगा, और बादल यही नहीं बना तो पर्वतीय वर्षा भी कम होगी। पर्वतीय वर्षा नहीं होगी तो इस क्षेत्र में भी, यहां भी मरुस्थल हो सकता है और वहां भी मरुस्थल हो सकता है। मरुस्थल चाहे इस तरफ हो या मरुस्थल चाहे इस तरफ हो, दोनों ही तरफ के मरुस्थल के बनने में इसका योगदान होगा। यानी जहां पे ठंडी जलधारा होगी वहां मरुस्थल का बनना, जहां कोल्ड करंट होगी वहां मरुस्थल का बनना तय है, चाहे पर्वत हो वहां या पर्वत ना हो। जैसे कैलिफोर्निया करंट है तो वहां सोनोरान डेजर्ट और मोजाब डेजर्ट का बनना तय, क्योंकि वहां कोल्ड करंट बादल ही बनने नहीं दे रहा है। इसीलिए वहां सोनोरान जो डेजर्ट है वो बन रहा है, मोजाब है डेजर्ट है बन रहा है। इसके अलावा वहां पे ग्रेट बेसिन, एक ड्राई रीजन बन रहा है, डेथ वैली है। आप देखना, इन जगहों का नाम लिख लो और इसको गूगल पे देखना जूम करके। और हाँ, एक बच्ची, उस बच्ची ने कहा कि सर एक्चुअल लोकेशन जानना था मुझे कि ये कहां है। बेटा हम उस सदी में जी रहे हैं जहां हमारे हाथ में ही भगवान है, हमारे हाथ में ही भगवान है, गूगल देवता। और गूगल देवता के पास एक फैसिलिटी है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट मैप। और इस सैटेलाइट मैप में आप अपना घर देख सकते हैं। तो डेजर्ट तो बहुत बड़ी चीज है, घर का ऊपर के छत को देख सकते हैं आप अपने। तो आपको सिर्फ उस डेजर्ट का नाम डालना है और गूगल मैप पे क्लिक करना है, एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। और जूम करेंगे ना तो डेजर्ट का दिखा भी देगा आपको इमेज। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आप जरूर देख लेना लोकेशन। और लोकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता यदि वहां से ठंडी जलधारा गुजरती है। ज्यादातर जो मरुस्थल हमने एग्जाम्पल में दिया था उसमें दोनों का योगदान था। वृष्टि छाया का भी योगदान है। वृष्टि छाया का योगदान तब बनता है जब पर्वत हो, यानी इधर वाला मरुस्थल से ज्यादा ड्राई इधर वाला क्षेत्र होगा। इधर वाले मरुस्थल में तो कभी कभार थोड़ा बहुत हो भी सकता है जल वृष्टि, यदि ये उतनी ठंडी नहीं रही तो। लेकिन यहां तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा जहां से कोल्ड करंट गुजरी है। चलो, ये एक डाउट सेशन था और जितने भी डाउट सेशन होंगे क्लास के पहले ही लूंगा अब, ठीक है। दीपेंद्र जी का क्या क्वेश्चन है, बताइए दीपेंद्र जी प्रणाम सर। जी। प्रणाम सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से माउंटेन का सर टाइप होता है, जी। क्या उस माउंटेन जैसे फोल्डेड माउंटेन या फिर अलग तरह के माउंटेन होते हैं, उसी तरह से क्या सर मरुस्थल का भी कोई टाइप होता है? मरुस्थल की परिभाषा सिंपल होती है। ये सारी बातें हम करेंगे आगे भी क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी में। बादल क्या हैं, बादल के प्रकार क्या हैं, वर्षा क्या है, वर्षा के प्रकार क्या हैं, ये सब हमारे पाठ में है। बट अभी आपने पूछा तो बता देते हैं। मरुस्थल का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। एक किया जाता है उसकी स्थिति के आधार पर, मतलब वो स्थित कहाँ है। यदि वो ट्रॉपिकल जोन में स्थित है तो उष्ण मरुस्थल है, और यदि वो टेम्परेट या फिर पोलर जोन में स्थित है तो वो शीत मरुस्थल है। लेकिन एक और स्तर पे किया जाता है इसका, मतलब यदि वो ऐसी जगह पे स्थित है जहां पे हिमपात वाला रीजन है, जैसे पेंटागोनिया डेजर्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। जैसे लद्दाख, लेह लद्दाख का जो मरुस्थल है, लद्दाख, लेह लद्दाख का भी एक तरह का मरुस्थल रीजन में काउंट होगा, डेजर्ट रीजन में काउंट होता है वो भी। वो कोल्ड डेजर्ट है हमारा, जहां नहीं कहीं वेजिटेशन है और वर्षा कम होती है, हिमपात होता है उसकी जगह पे, और हिमपात से उतना जल प्राप्ति नहीं हो पाती, वो कोल्ड डेजर्ट में आएगा। साइबेरिया कोल्ड डेजर्ट में आता है। तो डेजर्ट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये भी इस पे भी डिपेंड करता है कि डेजर्ट में जो पार्टिकल्स ऑफ द रॉक हैं, चट्टानों के जो कण जो हैं, उनके आकार का क्या साइज है। यदि बड़े आकार के कण हैं तो वो रेग कहलाता है। रेग, रेग माने कंकड़, कंकड़। जब कोई ऐसा एरिया है जहां वर्षा बहुत कम होने के कारण चट्टानें टूट फूट कर कंकड़ पत्थरों में बदल गई है तो वो रेग स्थान है। रेग स्थान, रेग माना कंकड़, कंकड़ों की प्रधानता यदि है तो। और यदि
कंकड़ महीन कण में बदल चुके हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल कण पार्टिकल एकदम बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में बदल चुके हैं। कंकड़ आपस में सन्नी घर्षण के कारण, आपस में फ्रिक्शन के कारण, घसने के कारण वो क्या हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, और उनसे कण कण में परिवर्तित हो जाते हैं, फाइन पार्टिकल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। तो फिर उनको फिर रेतीला मैदान या फिर उनको मरुस्थल कहते हैं। तो मरु का मतलब होता है, मरु शब्द जो है वो हिंदी में क्या है ना, हिंदी में एक ही, देखो आपने एक कमेंट सुना होगा, जैसे पैर है, भगवान का है तो प्रभुपाद कहते हैं इसको, खींचना है तो टांग कहते हैं इसको, छूना है तो पांव कहते हैं इसको। हिंदी में थोड़ा क्या है, हिंदी बहुत ही ज्यादा विस्तृत स्तर पर लेता है, एक शब्द को कई अलग अलग अर्थों में लेता है। कभी ने आप पांव खींचने की जगह सुनेंगे टांग, कभी इसको टंगरी सुनेंगे, कभी लंगरी सुने होंगे। पैर को कई शब्दों से यूज करते हैं। उसी तरीके से डेजर्ट का जो अलग अलग नाम है, कहीं आप रेगिस्तान सुनेंगे, कहीं आप मरुभूमि सुनेंगे, ठीक है, कहीं मरुस्थल सुनेंगे, कहीं अर्घ भी सुनेंगे, अर्घ। तो ये जो डिवाइडेशन है ना, चट्टानों के आकार पे जो कंकड़ है, चट्टानों के टूटने पे जो बना है पार्टिकल, उसके आकार पे ये बांटा जाता है। तो इस पे अभी फोकस ना करके थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, हम जरूर डेजर्ट को आपको आगे और डिटेल करेंगे। यहाँ पे किसी को और कोई प्रॉब्लम है इसमें? जिसका प्रश्न था संभवतः वो बच्ची देख रही हो तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और किसी का कोई डाउट है तो अभी पूछिए। अच्छा, ऋषभ जी का एक क्वेश्चन है कि सर कोल्ड करंट है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तापमान से भाई, जैसे हम बोल्ट गए थे, एंडीज के किनारे उतरे, समुद्र का पानी लिया, ठंडा था तो कोल्ड करंट था, ठीक है। पानी ठंडा हो तो कोल्ड करंट, और पानी गर्म हो तो कैसा करंट? वार्म करंट। योगेंद्र जी कह रहे हैं सर आपने मेरा मैप चेक किया? जी हमने चेक किया, जो भी लोग मैप भेज रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने भेजा है और बढ़िया भेजा है, बहुत अच्छा। मनमोहन जी कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट में दोनों रोल है मनमोहन जी। सहारा डेजर्ट बनने में एक रोल कनारी करंट का है, हमने बताया था ना अभी जस्ट, आपके बिना पूछे ही मैंने एक क्वेश्चन बताया था अभी कि इक्वेटर के पास से एक करंट जाती है जिसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं, और ये दो भाग में बढ़ जाती है, जिसको एक को एंटलीज करंट कहते हैं, दूसरे को फ्लोरिडा करंट कहते हैं। दोनों आगे मिलके आगे जाती है, इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। और ये गल्फ स्ट्रीम जब इस तरफ जाती है ऐसे, तो इसको ड्रिफ्ट कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट यहाँ इधर बढ़ जाती है नॉर्वेजियन करंट, और इधर आ जाती है, और विस्को की खाड़ी में जब ये आती है ड्रिफ्ट, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाती है, यानी क्या हो जाती है, डाउनवेल हो जाती है, अंदर चली जाती है समुद्र में, क्योंकि ताकत नहीं बचती आगे बढ़ने की। तो यहीं से करंट बढ़ता है, जिसका नाम है, यहाँ पे एक कनारी नाम का आइलैंड है, और कनारी आइलैंड से ही ये निकलता है, इसलिए कनारी करंट कहते हैं। और कनारी करंट जो है ये ठंडी जलधारा है। कनारी करंट कैसी है? ठंडी जलधारा है। और इस जलधारा का निर्माण कैसे हुआ है? ये अपवेलिंग से हुआ है, उत्प्लावन से हुआ है। हिंदी में कहें तो उत्प्लावन, और इंग्लिश में कहें तो अपवेलिंग से हुआ है। और ये उत्प्लावन क्यों हुआ है? ड्यू टू ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो आया है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो गर्म करंट यहाँ आके डाउनवेल हुआ, उसी के प्रेशर से समुद्र के अंदर का पानी बाहर आया और ये ठंडा है। और इसी ठंडे पानी के पास में ऑस्ट्रेलिया का वो वाला रीजन है, ठीक है, जिस रीजन को आप किस नाम से जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया के सहारा और अल्जीरिया और बाकी डेजर्ट के नाम से जिसको जानते हैं, ये देखिए, तो ये रीजन सहारा डेजर्ट का रीजन है। इस रीजन के बनने के पीछे जो जिम्मेदार है करंट, एक करंट तो जिम्मेदार है, एक करंट जो जिम्मेवार है वो कौन सा जिम्मेवार है? कनारी करंट। एक कोल्ड करंट इधर से आ गई तो कनारी करंट हो गई, और दूसरी कोल्ड करंट जो है वो इस तरफ से आ जाती है, जिसका नाम बेंगवेला है। तो बेंगवेला यहां तक आ जाती है और इधर कनारी आ जाती है, तो दो करंट हो गया, जिसने यहाँ पे बेंगवेला हो गया, इधर कनारी हो गया। ये दोनों क्या करने देती है? बादल नहीं बनने देती है। यहाँ पे ये बादल नहीं बनने देती है, लेकिन बीच से इक्वेटर गुजरता है। प्रकृति की माया देखो साहब, यहां से कौन गुजरता है? इक्वेटर गुजरता है। तो इक्वेटर के कारण यहाँ एक गर्म जलधारा पैदा लेती है, गिनी करंट। यहां से यहाँ कौन पैदा लेती है? गिनी। गिनी भी गर्म जलधारा है।
तो जब ये इक्वेटर इसको गर्म कर देता है, इक्वेटर इसको गर्म कर देता है, तो यहाँ पे फिर सहारा डेजर्ट नहीं बल्कि इक्वेटोरियल वर्षावन मिलता है, विषुवत रेखीय वर्षावन मिलता है यहाँ पे। और विषुवत रेखीय वर्षावन के ऊपरी हिस्से में ये जो रीजन है, ये रीजन डेजर्ट है। अब यहाँ ये रीजन सहारा डेजर्ट है, तो ये क्यों है सहारा डेजर्ट, डेजर्ट क्यों है, जरा ये देखें हम। तो इसमें कई फैक्टर शामिल हैं। कौन कौन सा फैक्टर शामिल है? एक तो कनारी शामिल है ही, कनारी को तो रखिए ही। कोल्ड करंट में कनारी का योगदान है सहारा बनाने में, वेनेजुएला का नहीं। दूसरा, इस पूरे क्षेत्र में पर्वत और पर्वतीय क्षेत्र और ग्रीन एरियाज की कमी है। तो जो बादल यहां से एंटर करता है, उन बादलों को जो तटीय क्षेत्र के माउंटेन और प्लेटूज रीजन है, ये रोक लेते हैं। तो यहां तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है, इस क्षेत्र को साहेल कहते हैं। साहेल में वर्षा होती है, साहेल में वर्षा होती है। क्यों? इक्वेटोरियल टेम्परेचर के कारण जो इवेपोरेशन होता है, और उस इवेपोरेशन से जो बादल बनते हैं, उन बादलों के द्वारा इस रीजन में वर्षा होता है। ठीक है, यहाँ पे कई पहाड़ियां हैं, पठार हैं जो इसको रोक के वर्षा कराते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये इसको क्रॉस करते हैं, तो इसको क्रॉस करने के बाद इस बीच वाले रीजन में, जो मध्य रीजन हो गया, सहारा डेजर्ट वाला जो रीजन हो गया, सहारा डेजर्ट वाले क्षेत्र में कोई पहाड़ी नहीं है, ना ही कोई ग्रीन प्लांट है। कोई पहाड़ी नहीं है, कोई ग्रीन प्लांट नहीं है, तो इन बादलों को कोई रोक नहीं पाता है। ठीक वैसे ही जैसे अरावली का मरुस्थल का, जो अरावली का पर्वत है, वो नहीं रोकता मानसून को, बादल को, तो राजस्थान में वर्षा नहीं होती। तो सहारा डेजर्ट में ग्रीन एरियाज की कमी, लैक ऑफ ग्रीन रीजन, ग्रीन एरिया की कमी यानी वृक्ष का अभाव भी वर्षा नहीं होने देती है। दूसरा, बादलों को रोकने के लिए पर्वतों की कमी, पर्वतों का नहीं होना। मार्ग में पर्वत होता तो रोक के वर्षा कराता, लेकिन डेजर्ट एरिया में कहीं कोई वैसा माउंटेन नहीं है जो इसको रोक सके। एक दो पठार है भी, जैसे एक माउंटेन है एटलस, तो वो और उल्टा काम कर देता है। क्या ऐसे है एटलस, एटलस माउंटेन जो है वो ऐसे यदि होता, ऐसे होता एटलस माउंटेन, तो खुद भरपूर वर्षा होती और सहारा मरुस्थल नहीं बनता। लेकिन एटलस इस तरह से है, तो ये भी अरावली के तरह है, बादलों को रोकता नहीं। और ये बादल कहां चले जाते हैं? ये बादल उस पार चले जाते हैं। किस पार? इटली में जाके वर्षा करते हैं ये बादल, खूनी वर्षा होता है। फिर यहाँ पे ये इजिप्ट में वर्षा करते हैं कुछ कुछ। क्यों क्यों वर्षा होती है? ग्रीन एरियाज के कारण। ठीक है, फिर ये भूमध्य सागर पार करके जो इटली वाला रीजन है, इटली में ऐसे माउंटेन है, इटली का माउंटेन जो है बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि वो क्या कर सकता है, यहां से जो बादल चला था, उन बादलों को रोकने के लिए इस तरह से ये माउंटेन है। तो ये बादल जा करके इटली का जो माउंटेन है उससे टकराता है और इटली में खूनी वर्षा करता है। आपने सुना होगा खूनी वर्षा। ठीक है, देखिए आपकी समझदारी के अनुसार हम और भी इस पर बाद में बात करेंगे। विभू सारंग जी, आप कुछ समझ नहीं रही हैं, ध्यान से समझिएगा। आप कह रही हैं कि इस तरह काउंटर करंट इक्वेटर के पास चलती है, वैसे ही काउंटर करंट अंटार्कटिका के पैरेलल भी चलती है क्या? तो उस पर हम बात थोड़ा नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और। चलिए हम आपका क्वेश्चन लेंगे, आपका क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हम आज के सेशन में 4-5 क्वेश्चन उठा लेंगे, उसके बाद हमको पढ़ाने दीजिएगा, ठीक है? फिर कल बाकी बचे हुए सेशन को हम देखेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया, कोल्ड करंट, और ये सहारा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये बता दिया मैंने आपका। फॉर्मेशन ऑफ सहारा मनमोहन जी का था। उसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है सर ग्रीनलैंड भी डेजर्ट रीजन है क्या? बिल्कुल, ग्रीनलैंड डेजर्ट है, उसको कोल्ड डेजर्ट में हम काउंट करेंगे, क्योंकि वहां से लेब्राडोर करंट गुजरती है। जी बिल्कुल, लेब्राडोर और ग्रीनलैंड खुद एक ठंडी करंट है। जिया कह रही है सर जिस तरह काउंटर करंट इक्वेटर के पास चलती है, ठीक है बिल्कुल चलती है, वैसी काउंटर करंट अंटार्कटिका के पैरेलल में भी चलती है। जी बिल्कुल चलती है, एक करंट चलती है अंटार्कटिका के पैरेलल में भी। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। आपने कभी नाम सुना है क्या चीखता चालीसा का? चीखता चालीसा, गरजता पचासा, नहीं, चालीसा पचासा साठा ये पछुआ हवा है जो दक्षिणी गोलार्ध में चारों तरफ एक सर्कल बनाता है और बहुत स्पीड में चलता है। उस हवा के कारण
कुछ करंट पैदा होते हैं जो कोल्ड होते हैं क्योंकि पोलर रीजन में चलते हैं और उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। तो आपका क्वेश्चन हम आगे और बताएंगे। चलिए आगे अगले पॉइंट पे देखते हैं। जी बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। बहुत सही, सहारा वाले को समझ में आ गया होगा, जो सहारा का फॉर्मेशन ऑफ सहारा लिख दिए थे, वो एक अच्छा अपने आप में टॉपिक था। फॉर्मेशन ऑफ सहारा इज रिलेटेड विद कनारी करंट एज अ कोल्ड करंट, इसका रोल है, लेकिन केवल इसका रोल नहीं है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है लैक ऑफ ग्रीन बेल्ट, हरित क्षेत्र की कमी। तीसरा रीजन क्या है? डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स एंड प्लेटूज आर पैरेलल टू द पाथ ऑफ द विंड, पैरेलल टू द पाथ ऑफ द मानसून विंड, पैरेलल टू द पाथ ऑफ द क्लाउड। जिस तरफ से बादल को जाना है, बादलों के रास्ते में रुकावट की तरह कोई पर्वत नहीं है, वो उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करती, तो बादल ठहरते नहीं है, इसके ऊपर से गुजर जाते हैं, रुकते नहीं है। वैसे ही जैसे छोटे स्टेशनों पर कोई ट्रेन नहीं रुकती, सरपट निकल जाती है, वैसे ही ये यहाँ रुकते नहीं है। तो कहां जाके फिर वर्षा करते हैं? अफ्रीका पार कर जाते हैं, तो इटली में जो माउंटेन है वो बादलों को रोक लेते हैं। जो आल्प्स पर्वत है स्विट्जरलैंड फ्रांस में, वो इन बादलों को रोक लेते हैं। तो आल्प्स हो गया, या इटली का जो एपेनीज हो गया, और आगे जो बाल्कन रीजन हो गया, या फिर इस तरफ जो रीजन है, वहां ये बजा के वर्षा करते हैं। यानी जो बादल अफ्रीका को बरसना चाहिए, वो बादल जाके इटली में, बाल्कन में, मिस्र में जाके बरसते हैं थोड़ा बहुत, और ये रीजन खाली रह जाता है, इसलिए यहाँ पे डेजर्ट हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट हमको लगता है क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे बना है सहारा। सहारा बनने के पीछे एक जिम्मेदार कौन है? केस कनारी। और दूसरा रीजन कौन है? पर्वतों का, पर्वतों और पठारों का बादलों के मार्ग के समानांतर स्थित होना, जिसके कारण इन क्षेत्रों में वर्षा की कमी के होने से इन क्षेत्रों में ग्रीन एरिया कम हो जाना, और ग्रीन एरिया कम हो जाने से और ज्यादा वर्षा कम हो जाना, और वर्षा और ज्यादा कम हो जाने से इन क्षेत्रों के चट्टानों के टूटने, फूटने, बिखरने से सहारा जैसे विशाल रेगिस्तान का बनना। बहुत हद तक सहारा का जन्म वैसे ही हुआ है जैसे अपना थार डेजर्ट हुआ। थार डेजर्ट के साथ कोल्ड करंट का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन थार डेजर्ट के साथ पर्वतों की कमी और ग्रीन एरियाज का कम होना। एक तो थार रीजन में कोई ऐसा माउंटेन नहीं था जो मानसून के विरोध में खड़ा हो। अरावली है, लेकिन वो मानसून के रास्ते के समानांतर है। समानांतर पर्वतें रोकती नहीं हैं इन बादलों को, और जो भी अरब सागर का मानसूनी हवा है वो सीधे जाके हिमाचल में टकराता है। इतनी लंबी दूरी तय करके आते ही जब हिमाचल में टकराता है कुछ से, तो होता है ना, बहुत देर से रोक के रखे थे और फिर आपको मौका मिला तो आप ब्लास्ट कर देते हैं, बिल्कुल द्रिम द्राम आवाज हो जाता है। बिल्कुल मानसून का फटना या बादल के फटने की घटना या फ्लैश फ्लड की घटना हिमाचल प्रदेश में ज्यादा होती है। क्यों? उत्तराखंड में ज्यादा होती है। क्यों? इसको समझेंगे तो बिल्कुल यही वाली फीलिंग, जो सहारा वाली फीलिंग अभी आप ले रहे हैं यहां से, सेम फीलिंग आपको उसमें भी आएगी। जरा देख ही लीजिए, लगे हाथ तो दिल में बैठ जाएगी बातें। ठीक है, एक ही समय पे चीजें समझ लेते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। अभी देखिए, जैसे नीचे की तो जरूरत है नहीं, तो हम सिर्फ ऊपर वाला रीजन बनाते हैं। अब देखिए, मैं बिल्कुल सेम चीज बताना चाहता हूं। अरब सागर का मॉनसून ऐसे जाना चाह रहा है, और मॉनसून कुछ नहीं है, ऐसी हवाएं हैं जिनके पास स्टॉक है। किसका स्टॉक है? भर भर के पानी का बलून है, मतलब बादल है। ठीक है, पानी का बलून यानी बादल है इसके पास। ये बादलों को लेके इधर जब टकराई तो इधर वर्षा किया इसने, पश्चिमी घाट पर्वत से जब टकराई तो वर्षा किया इसने। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत से टकराई तो वर्षा किया इसने। मानसून का कुछ हिस्सा जब इधर घुस गया तो नर्मदा ताप्ती वाले रीजन में जो पर्वत था ना, ये विंध्याचल पर्वत, सतपुरा, अजंता, तो यहां तक भी आके इसने वर्षा किया। यहां भी वर्षा, ये वर्षा वर्षा। लेकिन जो मानसून आगे गया, थोड़ा सा यहाँ पे एक पर्वत है, गिर पर्वत, छोटा सा,
तो गिर पर्वत ने एक को रोक लिया मानसून को, तो मानसून यहाँ जम के बरसा, तो यहाँ गिर का जंगल, जहां जंगल शेर मिलता है वो गिर का जंगल बना। आगे कोई माउंटेन ही नहीं था, और एक माउंटेन था भी तो जिस रास्ते से ये जा रही थी उसी के पैरेलल वो माउंटेन था। उसका नाम क्या था उस माउंटेन का? अरावली। तो अरावली माउंटेन जो था इसी के पैरेलल खड़ा है बेचारा, ये ऐसे खड़ा है। तो ऐसे खड़ा है तो इसमें ये किसको रोकेगा? कौन सा मानसून को रोकेगा? मानसून हवाएं रुकती नहीं है, सीधे निकल जाती हैं सरपट। और जब ये सीधे निकलती हैं, सरपट निकलती हैं ये मानसून हवाएं, तो जाके उत्तराखंड में और यहां कहां टकराएंगी बताना जरा? यहां टकराएंगी वही धौलाधार और पीर पंजाल वाली श्रेणी से टकराती है। धौलाधार श्रेणी से टकराती है और शिवालिक श्रेणी से टकराती है। कितनी लंबी दूरी तय की, यहां से दबाए हुए चल रही थी वो, प्रेशर था, यहां से प्रेशर लेके गई वो, और प्रेशर ही प्रेशर, कहीं पे निकालने नहीं दिया गया। नो सुसु नो पोटी, नो सुसु नो पोटी। और अचानक यहां पे इसको वॉशरूम दिया गया, बटन खोलने का भी टाइम नहीं मिलेगा भाई साहब। टकराते के साथ ध्रिम धराम हो जाता है। यही कारण है हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट ज्यादा होता है। क्यों फट जाता है बादल? इतनी लंबी दूरी तय करके आया बादल, अरब सागर से पानी उठाया बादल, और इतनी लंबी दूरी में कहीं पर उसको पानी निकालने का मौका नहीं दिया आपने। बादल से पानी निकालने का दो मौका है, या तो ग्रीन एरिया दो रास्ते में। ग्रीन एरियाज क्या करता है? तो जो हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में छिद्र होता है, लाखों करोड़ों छिद्र, और ये जो लाखों करोड़ों छिद्र होते हैं इसको स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा रंध्र जो है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस के थ्रू एक वैक्यूम क्रिएट करता है, और उस वैक्यूम से वो CO2 को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। और जब वो CO2 को एटमॉस्फेयर से कर रहा होता है, खींच रहा होता है, तो उस दौरान बादलों में भी CO2 है, क्योंकि बादल निचली परत वायुमंडल के उसमें बनती है। तो बादलों में जो CO2 है, उस CO2 को जब आप खींचते हैं तो साथ में बादल भी खींचा जाता है। तो हरे पौधे CO2 एब्जॉर्ब करने के चक्कर में बादलों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, और बादल जब नीचे की ओर एक खिंचाव महसूस करता है तो बादल बरस जाता है। बादल नीचे आएगा तो बरस जाएगा, बरस जाता है तो फिर हल्का हो जाता है, तो फिर कुछ दूर चल पाता है। ठीक है, तो हरे हरे पौधे रास्ते में नहीं है क्योंकि ग्रीन एरियाज का कमी है, और दूसरा पर्वत कोई नहीं है जो रोक पाए, तो ये सीधे जाके टकराती है हिमाचल की पहाड़ियों से। और हिमाचल में इसीलिए बार बार बादल फटता है, बार बार मानसून मतलब वही क्लाउड बर्स्ट होता है, और बादल फटने पे एकदम फ्लैश फ्लड का कंडीशन आता है। हिमाचल के साथ साथ ये जोन भी अब खतरनाक जोन ही है। कौन? उत्तराखंड। तो आप इन दोनों में सुनते होंगे, अक्सर सुनते होंगे कि यहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट मतलब बादल का फटना। बादल के फटने का मतलब बादल जो है, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर कैरी करके लाया था, वो वाटर यहाँ अचानक बादल ने सारा वाटर, ऐसे तो वो छींटता है, मतलब निकलते जाता है और झरना की तरह उससे पानी रिसता जाता है, लेकिन एक ही जगह जाके सारा पानी निकाल देता है, तो फ्लड आ जाता है पहाड़ी एरियाज में। तो आई थिंक ये कंडीशन के कारण ही थार बना है। तो थार डेजर्ट बनने का फॉर्मेशन, जो थार का फॉर्मेशन है, उसके पीछे यही रीजन, दो कारण है। लैक ऑफ ग्रीन एरियाज, ये तो एक साइकिल है। ग्रीन एरियाज की कमी होना, हरित क्षेत्र का कम होना, वृक्ष की कम होना, वन का कम होना, वो इसी के कारण से होता है जब वर्षा नहीं होती। और वर्षा नहीं होने का कारण कौन है? पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति यदि मानसूनी हवाओं के विपरीत होगी, उसके विरुद्ध होगी, तो वो वर्षा कराएगा। और यदि पर्वतों की स्थिति मानसूनी हवाओं के समानांतर होगी, पैरेलल पोजीशन ऑफ द अरावली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थार डेजर्ट as well as the lack of green region is also responsible. Why green region? lack of green region क्यों होता है? हरे क्षेत्र की कमी क्यों होती है इस क्षेत्र में? हरे क्षेत्र की कमी इस कारण से हुआ, पर्वतों ने रोका नहीं बादलों को, बादल ने वर्षा नहीं किया, जल की कमी है तो पौधे पनप नहीं पाए, और जब पौधे नहीं पनपे तो और कमी होती गई, जल की और कमी होती गई। अब एक क्वेश्चन यहां उठेगा, तुम में से किसी के मन में ये क्वेश्चन आया होगा, सर हाल फिलहाल में हमने सुना राजस्थान में बार बार बाढ़ आ रहा है, राजस्थान में फ्लड आ रहा है, सर बाढ़ आ रहा है। फिर कई बार हमने ये भी सुना सर मुंबई महाराष्ट्र में बादल फट गया, तो मुंबई बादल फट गया सुनिए सर बाढ़ आ गई वहां पे। तो ये कारण वही है, जब बादल टकराते हैं अचानक
लंबी दूरी तय करके आने वाला बादल जब टकराता है, तो ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट माउंटेन है, इन पहाड़ियों से टकराता है तो वर्षा करता है। राजस्थान में पहले की तुलना में तुमने ग्रीन एरियाज बढ़ा दिए। अब राजस्थान में ग्रीन एरियाज कैसे बढ़ गया? दो कारण से राजस्थान में ग्रीन एरियाज बढ़ा। एक, तुमने नहर खोदा, जो इंदिरा नहर जिसका नाम था, या गंगानगर का तक जो पानी पहुंचाता है, जो पोंग डैम से निकलता है, एक बहुत लंबा नहर खुदा और वो नहर डेजर्ट एरिया तक पहुंचा दिए। डेजर्ट एरिया तक जब नहर पहुंचा तो धान के खेत बढ़ गए। धान के खेत भी तो हरे पौधे हैं, धान के खेत बढ़ गए, कपास के खेत बढ़ गए। इन खेतों की जो ग्रीनरीज है, इसने स्टोमाटा जो रंध्र है इसमें, उसने अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ द लैंड एरियाज बढ़ा दिया। अब ये एरिया जो है बादलों को आकर्षित करने लगे हैं। एक और कारण है, आपने मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए एक्सपेंड कर रहा है ना, डेजर्ट विंड के साथ रेतीली हवा जहां तक फैलती है उस एरिया तक को डेजर्ट बना देती है, बालू से भर देती है। तो बालू को ना फैले, डेजर्ट ना फैले, इसके लिए तुमने एक ग्रीन बेल्ट बनाया। ग्रीन बेल्ट मतलब वृक्षों की एक कतार बाय कतार खड़ी करनी शुरू करी सरकार ने, ताकि ये वृक्ष उन हवाओं के साथ आने वाले रेत को रोक दें, ताकि अपोजिट एरियाज में रेतीले मैदान का विस्तार ना हो। नहीं तो आगरा तक आ जाए रेत राजस्थान का। वो जो हम ग्रीन एरियाज बेल्ट लगा रहे हैं, एक तरीके से फेंसिंग कर रहे हैं वृक्ष से, ताकि रेत आगे ना आए, वो वृक्ष भी एक तरीके से क्या कर रहे हैं, बादलों को आकर्षित कर रहे हैं। तो अब आप क्या करें, तब राजस्थान में बाढ़ रोकने के लिए वहां ग्रीनरीज बंद कर दे? नहीं, उपजाऊ मैदान है, ग्रीन होगा तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो ये डेजर्ट एरियाज में ग्रीन एरियाज बढ़ाने के कारण पहले की तुलना में वर्षा में वृद्धि हुई है। राजस्थान में वर्षा में वृद्धि होने का कारण समझ गए होंगे आप, वहां ग्रीन एरियाज का बढ़ना इसका एकमात्र रीजन है, और कोई रीजन नहीं। और ग्रीन एरियाज क्यों बढ़ा? क्योंकि नहरी सिंचाई व्यवस्था सरकार ने वहां समुचित रूप से ऑर्गेनाइज की है, उसके कारण ग्रीन एरियाज बढ़ा। और ग्रीन एरियाज बढ़ने के कारण वहां पे वर्षा होना शुरू हुई है। वर्षा ज्यादा हो रही है पहले की तुलना में, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए हम अब अपने मुद्दे पे आते हैं। ये आपके क्वेरीज थे। एक था फॉर्मेशन ऑफ सहारा, और सहारा के फॉर्मेशन से मिलता जुलता फॉर्मेशन है थार का, और थार के फॉर्मेशन से आपको एक और बात समझ में आया कि हिमाचल और उत्तराखंड में इतनी क्लाउड बर्स्ट क्यों होती है, बादल क्यों फटते हैं। प्रेशर में आता है बादल, मौका मिलता है तो एकदम प्रेशर में निकाल देता है सब कुछ वहां। और तीसरा एक क्वेश्चन था उस गुड़िया का कि क्या वृष्टि छाया से बने हैं सारे मरुस्थल। वृष्टि छाया तब होगा ना जब वृष्टि होगा, ये वृष्टि नहीं होने देती है। तो मैया असली ओरिजिनल विलन ये है, कोल्ड करंट है। ये तो साइड एक्टर है, मेन हीरो कोल्ड करंट है और साइड एक्टर है वृष्टि छाया। और कोल्ड करंट की भी जन्म दात्री कौन है? रोटेशन, पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूर्णन है वो, और कोरियालिस फोर्स। ये फोर्स इनडायरेक्ट वे में इसको अफेक्ट करते हैं। कोरियालिस फोर्स और पृथ्वी का घूर्णन उस आठ को बनाता है। कौन सा आठ? वो जो करंट वाला आठ है, ओशियन करंट वाले आठ को बनाने में पृथ्वी का घूर्णन का रोल है। कोरियालिस फोर्स भी उसको दिशा देती है, क्योंकि कोरियालिस क्या करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट को उत्तरी गोलार्ध में ऐसे मोड़ देती है, इधर मोड़ देती है, और मूविंग ऑब्जेक्ट को दक्षिणी गोलार्ध में इधर मोड़ देती है। जब इस तरफ जा रहे हो तो इधर मोड़ती है, उस तरफ जा रहे हो तो उधर मोड़ती है। तो ये मोड़ने का जो काम है, ये जो इधर मोड़ी और एट बनाया, ये यहां तक गई क्यों? तो घूर्णन ज्यादा जो रिवॉल्व करती, अर्थ जो अपने रोटेट करती है, ठीक है, तो रोटेशन के कारण, अर्थ का रोटेशन जो होता है उसके कारण ये यहां से यहां तक गया, टकरा के बाद इधर जो मुड़ा, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, इधर वाला क्वेश्चन। और ये जो काउंटर वाला कॉन्सेप्ट था, ये तो डिस्प्लेसमेंट थ्योरी पे बना कि इधर नेगेटिव हो गया, खत्म हो गया, पानी डिस्प्लेस हो गया, और इधर सरप्लस हो गया, तो इसको मैनेज करने के लिए काउंटर करंट चला। और ये दोनों हमने कल की क्लास में बहुत विस्तार से बताया था, तो वो एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो अब अगली बात पे आते हैं। अब हमारी बात, अब आपका कोई क्वेश्चन जो भी है अब कल सुनेंगे, ठीक है। अब ऐसे है भी नहीं एक भी क्वेश्चन, एक दो आया है सर। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, क्या बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो मानसून आता है वो अरावली की इस साइड वर्षा, बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो मानसून आता है वो इतनी लंबी दूरी तक आते आते थक जाता है, ठीक है, और उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो ज्यादा वर्षा यहां कर पाए। जिसका उत्तरदायित्व तो है अरब सागर वाले मानसून का, वो तो कुछ कर नहीं रहा है। जिसका जिसका एरिया है वो तो यहां जाके प्रेशर रिलीज कर रहा है, और वो वहां से आते 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 यहां तक आके पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो वर्षा कर पाए, बहुत कम पावर बचता है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले टॉपिक पे हम आपसे डिस्कस कर लें। एक मिनट। सॉरी, एक अतिथि देवो भव हो जाते हैं कभी कभी, तो हम इसको आगे ले चलते हैं अगले पॉइंट पे। आपका डाउट मुझे और इंटरेस्टिंग क्लास को बनाने के लिए मजबूर करता है, तो अपने डाउट्स को लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, यहां मैसेज में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहें तो 1 बाय 1 कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। अब मत टोकिएगा, ठीक है? यहां से अब मेरा दायरा शुरू होने दीजिए। प्रवचन यहां से शुरू होता है आज का। कितना बज के टाइम? 6:48 हुआ है। मुझे आधा घंटा प्रवचन करने दीजिएगा नॉन स्टॉप। वो प्रवचन आपको और डाउट पैदा करने में मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिव्य प्रवचन। तो हम बात कर रहे थे कि बीपीएससी का सेक्शन 2 है और उसके पार्ट 4 है। उसमें से आज पहला पार्ट हमें क्लियर करना था, जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है। उसमें मुझे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाना था आपको, ठीक है? आज जियोमॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। यानी बीपीएससी के जो 2 सेक्शन है ना, पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी पार्ट डी, सबसे लगभग 2-2 क्वेश्चन लिखना होता है आपको। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 नहीं 6 क्वेश्चन लिखना होता है शायद, सब मिला के 6 क्वेश्चन लिखना। हमने बताया ये बात आपको यूट्यूब पे। तो ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है और बिहार ज्योग्राफी है, 3 क्वेश्चन इससे 3 क्वेश्चन इससे लिखना होता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने आपसे कहा कि कुल मिला के 5 सेक्शन होते हैं, सी डी ई 5 सेक्शन है फिजिकल ज्योग्राफी के, ठीक है? फिजिकल ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है फिजिकल से, जिसमें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। पहला सेक्शन जो है जियोमॉर्फोलॉजी। आगे की बात हम ये कर लें, जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी के बाद पढ़ाएंगे ओशियनोग्राफी, और ओशियनोग्राफी के बाद पढ़ाएंगे बायोज्योग्राफी, और बायोज्योग्राफी के बाद पढ़ाएंगे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। यही सिलेबस है, ठीक है? और यही सिलेबस योगेंद्र त्यागी जी ध्यान देंगे, यही सिलेबस यूपीएससी का भी है और यही सिलेबस यूपीपीसीएस का भी है। ये हमारे उत्तर प्रदेश आगरा के बड़े दुराले भाई हैं, तो इनके मन में ये एक शंका थी पहले दिन की, साथ हम बीपीएससी का ऑप्शनल कर रहे हैं तो इससे हमको कहां फायदा होगा। ज्योग्राफी नहीं बदलती बीपीएससी के अनुसार, बीपीएससी बाद में पैदा ली, ज्योग्राफी पहले पैदा ले चुकी है, ठीक है? बहुत बड़ी है जो उम्र में ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी बीपीएससी के अनुसार नहीं ढलती, बीपीएससी अपने आप को ज्योग्राफी के अनुसार ढाला है। तो सेम ही होता है ये पांचों यूनिट, तो बिल्कुल आप घबराना मत। जो पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है? ऑटोमेटिकली उससे बीपीएससी हो रहा है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है। जियो, मॉर्फो और लॉजी, हिंदी में इसको कहते हैं भू, इसको कहते हैं आकृति, और इसको कहते हैं विज्ञान। ध्यान से सुनते जाइएगा, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और इतना बेहतर करेंगे कि 1 बाय 1 हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और हम ऐसा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये मान के सोचेंगे कि आप ज्योग्राफी के छात्र नहीं हैं। जो हैं उनके लिए और बेहतर है, जो नहीं है उनको भी समझ में आए। तो जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भू आकृति विज्ञान, ठीक है? लॉजी मतलब टू स्टडी, मॉर्फो शब्द आकृति से रिलेटेड है। मॉर्फोलॉजी जो है आकृति, आकार, विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार जो आप देखते हो ना, उससे रिलेटेड है। कौन है फादर ऑफ ज्योग्राफी? ये जियोमॉर्फोलॉजी, आपने सुना होगा। जियोमॉर्फोलॉजी के जो पिता हैं, जिनको कि फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, वो हैं WM डेविस। अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, नाम है WM डेविस, पूरा नाम है विलियम मॉरिस डेविस। मेरे फेवरेट हैं, मैं इनको बड़ा पसंद करता हूं इनकी स्टाइल के कारण से, ठीक है? मैं इनके तरह ही सोचता हूं कि मैं भी थोड़ा बहुत ज्योग्राफी इन्हीं की तरह बताऊं। विलियम मॉरिस डेविस को फादर ऑफ भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले जब शुरू करें तो इनके जो पप्पा हैं, इनका इज्जत दे दें, सम्मान दे दें। अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। इनकी जो पीएचडी हुई है, इन्होंने जो अपनी पीएचडी थीसिस सबमिट की है,
मिसिसिपी और मिसौरी नाम की इनके एरिया में नदी है। जैसे हमारे यहाँ गंगा यमुना है, वैसे ही मिसिसिपी और मिसौरी नदी है। मिसिसिपी और मिसौरी नदी की घाटी जो है, इसी नदी घाटी पर इनकी पीएचडी हुई है। और उस नदी घाटी की पीएचडी करते करते भाई साहब जो हैं, जो रिपोर्ट, जो रिसर्च दिए, उस रिसर्च में से एक रिसर्च दुनिया में इनको इतना पॉपुलर किया, इतना पॉपुलर किया कि ये मतलब भू आकृति विज्ञान के कैरीमिनाटी और फलाना ढिमका बन गए। ठीक है, इनसे ज्यादा सीनियर सीनियर बहुत लोग थे, लोगों ने घंटा उनको भाव नहीं दिया। ये जूनियर थे लेकिन इनको लोगों ने हाथों हाथ लिया। ऐसा क्या था? वे ऑफ एक्सप्लेनेशन वाज बेहतरीन। विलियम मॉरिस डेविस ने एक छोटा सा सिद्धांत दिया, उसको बोलते हैं भौगोलिक चक्र। भौगोलिक चक्र, ठीक है, अपर्दन का भौगोलिक चक्र दिया इन्होंने, जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन दिया इन्होंने। विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन का भौगोलिक चक्र दिया। इन्होंने इस चक्र को बड़ा ही सिंपल भाषा में समझाया, इतने साधारण भाषा में इन्होंने समझाया, जैसे आजकल पटना के जो लीजेंड विजेंड हैं, बड़े बड़े लीजेंड जो बने हुए हैं, उन्हीं की तरह इन्होंने समझाया। सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने समझाया, साधारण भाषा में इन्होंने समझाया, कोई क्लिष्टता नहीं, सिंपल। एक साधारण आदमी भी यदि विलियम मॉरिस डेविस को सुनता तो उसको भी समझ में आ जाता कि वो समझाना क्या चाहता है। इसने उदाहरण बड़े अच्छे दिए। इसने कहा कि जैसे आपका और हमारा एक जीवन चक्र होता है। हम पैदा होते हैं, हम शिशु रहते हैं, हम थोड़े जवान होते हैं, मूछें मूछें आनी शुरू होती है, एडोलेसेंस, तो हम युवा होते हैं, और फिर हम मैच्योर होते हैं, जैसे कि हम और आप हैं, और फिर हम बूढ़े हो जाते हैं। तो जैसे मानव का एक जीवन चक्र होता है कि वो यंग स्टेज होता है, मैच्योर स्टेज होता है, और फिर ओल्ड स्टेज होता है। सिमिलरली उसी तरीके से जैसे मानव का स्टेज होता है डिफरेंट डिफरेंट, नदी की भी स्टेज होती है। नदी को बिल्कुल जैसे जीवित जीव के रूप में नदी की तुलना की। लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा नहीं, और उन्होंने सिमिलरिटी से साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि कैसे। जैसे हम बच्चा होते हैं ना, तो हमारा मन भटकते रहता है, हर सोर्स पे हम इंटरेस्ट रखते हैं कि हम डीएसपी भी बनेंगे, हम डॉक्टर भी बनेंगे, हम इंजीनियर भी बनेंगे, मामा पूछा तो कुछ और बनेंगे, दद्दा पूछा तो कुछ और बनेंगे। मन बड़ा भटकता है, यानी एनर्जी बहुत होती है, कुर्सी पे चढ़ के कुर्सी से उतरना, इधर चढ़ना, उधर कूदना, कूदना, फांदना, छलांगना, झरना, गड्ढा, मतलब बहुत एनर्जी होती है। लेवल ऑफ एनर्जी क्या होता है? हाई होता है, बहुत उच्च। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि जब नदी शैशवावस्था में होती है, जब नदी अपने यंग स्टेज में होती है, यंग स्टेज में होती है, यूथ स्टेज में होती है, बहुत पावरफुल होती है, एनर्जी बहुत होती है उसके अंदर, उछलती, फांदती, पहाड़ों को काटती, झरने बनाती, गड्ढा खोदती है, कैनियन बनाती है, गॉर्ज बनाती है, एकदम तली काट देती है, वी आकार की घाटी बनाती है, यानी फुल ऑफ एनर्जी होती है। और फुल ऑफ एनर्जी के कारण नदियां डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिजाइन क्रिएट करती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिजाइन बोले तो आकृति बनाती है। कहीं नदियां झरना की आकृति बनाती है, कहीं नदियां गड्ढा बना देती है भी आकार का, कहीं नदी जो है नाला बना देती है, पहाड़ काट करके एकदम गहरा कैनियन जिसको बोलते हैं, खड्डा, खड्ड को, लंबे खड्ड को कैनियन बोलते हैं, और गोल खड्ड को गॉर्ज बोलते हैं। खड्ड माने खड्डा, खड्डा, गड्ढा करती है। अब ऊंचाई से नदी गिरेगी तो नीचे अपने पेंदी को क्या कर देगी? काट देगी। और पेंदी को काटने के साथ साथ नदी आगे भी कुछ दूर काट देगी। यदि आगे काटी है तो कैनियन बनाई, और पेंदी को काट के गड्ढा बनाई है गोल सा, तो गॉर्ज है, तो गॉर्ज हो गया, कैनियन हो गया, वी शेप्ड की वैली हो गई। ये सब नदियों के जवानी के दिन है। फिर नदियां मैच्योर होती है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। किस चीज का? अवसादों का। जो कर्म बचपन में किए, उस कर्म का जो लोड होता है, यानी जो डिपॉजिट्स होता है नदियों के पास, जो काटा पीटी किया तो बहुत डिपॉजिट हो जाता है। फिर उस डिपॉजिट को ढोती है नदी, और ढोते समय भी बहुत सारी आकृति बनाती है। और एक दिन इन सारे अवसादों को, डिपॉजिट्स को, सेंडिमेंट्स को ढोते ढोते थक जाती है नदी। अब और उसमें ढोने की क्षमता नहीं रह जाती, हिम्मत जवाब दे जाता है। और जब नहीं ढो पाती है, सारे विचारों मतलब वही 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 सेंडिमेंट्स, अवसाद, और जो कुछ भी है उसको सबको अपने मुहाने पे छोड़ के हमेशा के लिए परमात्मा में यानी समुद्र में विलीन हो जाती है नदी। तो नदी की जिंदगी
और मानव की जिंदगी में सिमिलरिटी दिखा के लड़का बाजी मार गया। ठीक है, ऐसी सिमिलरिटी दिखाई भाई साहब कि तालियों से गूंज उठा था जो उसने पेपर पब्लिश किया था, बहुत सिंपल वे में, कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं, और बाजी मार गया बंदा। तो ऐसे थे हमारे विलियम मॉरिस डेविस जी, भूलना मत इसको। ये इस इंसान को इसलिए मैं फेवरेट मानता हूं कि इनका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योग्राफी था, इट वाज फैंटास्टिक। कोई लोग क्रिटिसाइज भी किया, कई लोग, कि इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को इतने सिंपल वे में ये बता कैसे रहा है बे। हेटर्स, खास करके जो यूरोपियन जोग्राफर्स थे कुछ, जो ज्यादा अपने को नॉलेजेबल और ग्रेट समझते थे, हो जाता है ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है लोगों को, तो वो क्रिटिसाइज करने लगता है कि इसको बोलने का तमीज नहीं है, फलाना निमका, नहीं करना चाहिए, अपना अपना वे है भाई। देखो विलियम मॉरिस डेविस को खूब क्रिटिसाइज किया, जिसने क्रिटिसाइज किया उसी की बैंड बज गई। जर्मन जोग्राफर थे एक, उनका नाम था पैंक, पैंक नाम था। पूरा नाम जान के आप क्या करिएगा, बस पैंक जानिए, ठीक है। पैंक जो थे, और एक और जोग्राफर थे उसका नाम था किंग, एलसी किंग। ये सब एस्टैब्लिश्ड प्रोफेसर थे, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड प्रोफेसर थे और बहुत फेमस प्रोफेसर थे। उसके सामने कोई और बाजी मार गया, इसको बड़ा अखरा जर्मन वाले को, कि ज्योग्राफी को हम लोगों ने डेवलप किया, हम जर्मन ने ज्योग्राफी को मॉडर्न ज्योग्राफी में कन्वर्ट किया। जी हाँ, पहले जो ज्योग्राफी था उसको मॉडर्न ज्योग्राफी में कन्वर्ट करने वाले जर्मन ज्योग्राफर्स को माना जाता है। तो जर्मन प्राउडली इस बात को फैलाते थे कि वी आर द रियल ज्योग्राफर्स, वी हैव गिवन अ शेप एंड डिजाइन टू ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब इस बंदे ने एक बहुत सिंपल वे में साइकिल ऑफ इरोजन को जब समझा दिया, पॉपुलैरिटी ले ली, तो पैंक को बहुत बहुत ज्यादा खला। और पैंक इसकी कमी खोजने के लिए इसके एक एक लाइन की स्टडी करी, और इसने इस पे और क्लिस्ट करके एक साइकिल ऑफ इरोजन दिया। उसने कहा मल्टीपल मल्टीपल साइकिल ऑफ इरोजन, मतलब डेविस के साइकिल ऑफ इरोजन से उससे मिलता जुलता कई सारे साइकिल ऑफ इरोजन का थ्योरी आने लगा। नहीं होता कॉपी करना, एक बंदे ने वीडियो बनाई, जैसी वीडियो वो बना रहा है, यदि वो वायरल हो गया तो बाकी सब उसी की कॉपी करने लगते हैं, वेबसाइट तक डिजाइन कर लेते हैं और सारी चीजें बना के सेम टू सेम रख देते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, दिल्ली में ऑफलाइन क्लास में एक बहुत बड़े 30 मार खान है, उसका नाम है बाजीराम एंड रवि, सर का नाम है रविंद्रन, वन मैन आर्मी है, बेहतरीन जीएस पढ़ाते हैं रविंद्रन, और वो चलाते हैं बाजीराम एंड रवि। उसकी कॉपी करने वाले लोगों ने अलग से नाम लिख दिया, बाजीराम रवि जो है ना, बाजीराम के नाम से कई कोचिंग चल रहा है, बाजीराव एंड रेड्डी, बाजीराव फलाना ढिमका, बहुत सारा कोचिंग चल रहा है, वो भी चल रहा है। तो ये डेविस थे जिन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी को चर्चा का विषय बना दिया, और हर व्यक्ति जियोमॉर्फोलॉजी में इंटरेस्ट लेने लगे। और ज्योग्राफी के और भी ब्रांच हैं, लेकिन सब ज्यादा इस पे फोकस करने लगे, लोगों ने इस पे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया ज्यादा, यानी ये वायरल हो गया। जियोमॉर्फोलॉजी पे ज्यादा फोकस जो आया, उसमें बहुत बड़ा रोल है विलियम मॉरिस डेविस का। इसलिए डेविस को फादर ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी की उपाधि दी गई, एक तरीके से टाइटल दिया गया जियोमॉर्फोलॉजी। लेकिन अब क्या है जियोमॉर्फोलॉजी, कौन कौन सी चीजें पढ़ी जाती है जियोमॉर्फोलॉजी में, ये सारी बातें भी हम आपको अभी 10 मिनट में बताते हैं। केवल क्या साइकिल ऑफ इरोजन ही जियोमॉर्फोलॉजी है? नहीं। तो क्या है जियोमॉर्फोलॉजी, कितने सेक्शन हैं जियोमॉर्फोलॉजी? क्या केवल डेविस ही एकमात्र ज्योग्राफर हैं जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है? नहीं, अभी तो बहुत सारा, अल्फ्रेड वेगनर वेगनर सब जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ही था, चाहे वेगनर हो या बहुत सारे लोग हैं जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, आर्थर होम्स है। तो अभी हम एक एक करके बताते हैं। ये तो बस अपने एक चीज के कारण जाना जाने लगा, कोई भी आदमी ना हर चीज का स्पेशलिस्ट नहीं होता। अब हमसे एक भाई बहन कह रहा था कि आप अकाउंट्स ऑप्शनल पढ़ा दो, भाई माफ करो, हमको अकाउंट्स का ये नहीं आता, हमको 3 चीज अच्छे से आती है। क्या? एक हिस्ट्री अच्छी आती है फादर के कारण, ज्योग्राफी अच्छी आती है, मेरा कैरियर ज्योग्राफी का है, ठीक है, पिछले 20 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं ज्योग्राफी। और तीसरी एलएसडब्ल्यू मजबूरी में सीखा था, मैंने ऑप्शनल लिया था तो बहुत सारी किताबें खरीदी थी, और उसमें कम नंबर आया था तो मैंने अपना गुस्सा निकाला था, उसको फिर से पढ़ा था, इसमें इतना कम नंबर क्यों आया मेरा। एक पेपर में ज्यादा आ गया था, 138 आया था एक पेपर में 200 में, और 200 या 250 था, दूसरे पेपर में 99, 200 में 99। तो दूसरा पेपर जो था उसको मैंने फिर से पढ़ा था ताकि अगली बार दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा इधर जेआरएफ और बाकी चीज हो गया, तो मैं
विमुख हो गया था उधर से, यूनिवर्सिटी पे फोकस कर दिया था ज्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं। फेल्योर्स ही आपको अच्छा पढ़ाएंगे, हम फेल्योर्स में से एक हैं, हम सक्सेसफुल तो है नहीं बिल्कुल, तो हम आपको बेहतर पढ़ा देंगे। एक एलएसडब्ल्यू की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो आपके नोन पर्सन हो उनको बताइए ताकि मेरी मदद हो जाए। मैं अभी और स्ट्रांग बनना चाहता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो जियोमॉर्फोलॉजी 13 तारीख से यानी सोमवार से स्टार्ट है, सुबह 9 बजे, मॉर्निंग में 9 बजे क्लास चलेगी। 2 क्लास हम चलाएंगे, हमने दिया था मैसेज आप सबों को, 2 क्लास हम चलाएंगे यूट्यूब पे और बाकी क्लास हम चलाएंगे जूम पे, मॉर्निंग में 9 से 10। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा प्रचार करना पड़ता है अपना खुद से। अगली बात कर रहा था मैं कि जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या आता है। जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान में क्या क्या आता है, एक बेसिक समझ बता रहा हूं। देखो, मेन कीवर्ड मॉर्फो है, और मॉर्फो शब्द का हिंदी मीनिंग होता है आकृति। और जो ये आकृति है कहां बनेगी, ना तो बृहस्पति पे और ना ही शनि पे, ठीक है, ये बनेगी पृथ्वी, पृथ्वी पे। अब पृथ्वी पर बनेगी या पृथ्वी में बनेगी, यानी कि इन दी अर्थ और ओवर दी अर्थ या ऑन दी अर्थ, दोनों पे। यानी कि जो आकृतियां हैं केवल पृथ्वी के ऊपर नहीं बनती, आकृतियां पृथ्वी के आंतरिक भागों में भी बनती है, आंतरिक भागों में भी बनती है। और आंतरिक भाग को भूगर्भ कहते हैं, भूगर्भ। भूगर्भ के लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्या, जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी। एक होता है जूलॉजी, एक होता है जियोलॉजी, ठीक है। तो जियोलॉजी जो होता है वो भूगर्भ विज्ञान है, ठीक है। जियोलॉजी जो है एक भूगर्भ विज्ञान है, भूगर्भ में भी आकृतियां बनती हैं, भूगर्भ में भी आकृतियां बनती हैं, कई तरह की आकृतियां बनती हैं, जो इनर कोर है, आउटर कोर है, लोअर जो मेंटल है, अपर मेंटल है, फिर एस्थनोस्फेयर है, लिथोस्फेयर का क्रस्ट है, जो भी है। तो ये सारी चीजें जो है ये भू आकृति विज्ञान का ही पार्ट है। इसके अलावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित जो जानकारियां हैं, यानी जो भूकंप होता है वो भी जियोमॉर्फोलॉजी का एजेंट है, जो ज्वालामुखी है वो भी जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। भूकंप या कहीं पे फॉल्ट होता है, दरारें पड़ती हैं, दरार कहीं पड़ती है जिसको भ्रंशन कहते हैं, वो भी जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। कहीं कोई चीज फोल्ड होता है, कहीं चट्टान फोल्ड होने से उठ जा रहा है, पर्वत बना रहा है, वो भी जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो ये अर्थक्वेक है या वॉल्केनिक इरोजन है या फॉल्टिंग है या फोल्डिंग है, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द इंटरनल इंट्यूसिव जियोमॉर्फोलॉजी या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का जो सारा पार्ट है वो आंतरिक भू आकृति विज्ञान में आएगा, यानी जूलॉजिकल भू आकृति, जूलॉजिकल ज्योग्राफी, या इंट्यूसिव कह सकते हैं, इंट्यूसिव जियोमॉर्फोलॉजी, इंट्यूसिव, ठीक है, या फिर इंटरनल जियोमॉर्फोलॉजी। यानी जियोमॉर्फोलॉजी में दो तरह की आकृतियों को पढ़ते हैं, एक जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जुड़ी है, और दूसरी जो आकृति हम पढ़ते हैं वो पृथ्वी के बाह्य भाग से जुड़ी है। यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कई प्रकार की आकृतियां हमें दिखती हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कई प्रकार की आकृतियां हमें दिखती हैं, जैसे कहीं पर्वत दिखता है, कहीं पठार दिखता है, कहीं नदियां दिखती हैं, कहीं झील दिखते हैं, कहीं मैदान दिखते हैं। तो ये सब जो दिखते हैं आपको ऊपरी, कहीं रिफ्ट वैली दिखता है, रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट घाटी दिखता है, ये सब के सब क्या है, एक्सक्लूसिव कह सकते हैं, एक्सटर्नल जियोमॉर्फोलॉजी है या बाह्य भू आकृति विज्ञान है, ये बाह्य भू आकृति विज्ञान का पार्ट है। बाह्य भू आकृति विज्ञान में पर्वत से लेकर के पठार, नदियां, मैदान के अलावा भी एक चीज पढ़ना पड़ता है। पर्वतों की उत्पत्ति आप पढ़ेंगे, पठारों के प्रकार आप पढ़ेंगे, नदियों में जो आप ड्रेनेज पैटर्न है वो अलग से क्लाइमेटोलॉजी, ये ओशनोग्राफी में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ओशनोग्राफी वाला पार्ट में हम ड्रेनेज पैटर्न जो एक अलग पार्ट है, ये भी जो है इसी का पार्ट है, लेकिन हम इसको और डेप्थ में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में थोड़ा। लेकिन हाँ, यहां पे भी पढ़ेंगे, यहां क्या पढ़ेंगे, इसकी बनावट, चैनल वैनल की बनावट पढ़ेंगे कि नदियां जो बनती हैं। अभी जो पूरा का पूरा ड्रामा जो आपने सुना विलियम मॉरिस डेविस का, वो नदियों से ही जुड़ा था।
तो नदियों के द्वारा जो विभिन्न आकृतियां बनती हैं वो भू आकृति का पार्ट है, भू आकृति विज्ञान का पार्ट है। नदियों का जो चैनल है, नदियां जो पुनर्जीवित होती हैं, नदियां जो गोकुर झील बनाती हैं, वो सब भू आकृति विज्ञान का पार्ट है। और इन सब से ही निकल के, नदियों से, वायु से, हवा भी कुछ बनाती है, एक और टर्म भू आकृति विज्ञान से जुड़ जाता है जिसको टोपोग्राफी कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के यदि हम चैप्टर देखें कि जियोमॉर्फोलॉजी के चैप्टर कौन कौन से हैं, तो एक अर्थक्वेक हो गया, एक तो खुद अपने आप में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बाद अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, फोल्डिंग फॉल्टिंग यानी कि फोर्सेस ऑफ द अर्थ हो गया, इसके अलावा ओरिजिन ऑफ माउंटेन एंड प्लेटू हो गया, और रिवर चैनल हो गया, रिवर टोपोग्राफी हो गया। रिवर टोपोग्राफी के अलावा इन पर्वतों पे जहां ऊंचे पर्वत हैं या पोलर रीजन है, वहां बर्फ मिलता है और वो भी कुछ आकृतियां बनाती हैं, उसको ग्लेशियल टोपोग्राफी कहते हैं। तो टोपोग्राफी एक एक्स्ट्रा पार्ट है। तो कुल चैप्टर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ चैप्टर जियोमॉर्फोलॉजी में जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, इनमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं कोई कंजूसी करने वाला इंसान तो बिल्कुल नहीं हूं, जो चीजें हैं सब समझा दूंगा, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसका नोट्स दूंगा। याद रखना, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसका नोट्स आपको मिलेगा। एक्सप्लेनेशन पूरे सिलेबस का होगा, ईच एंड एवरी टॉपिक मैं क्रिस्टल क्लियर करके, कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझा दूंगा। समझाना ही मेरी जिम्मेदारी है, वही मेरा स्पेशलाइजेशन। नोट्स वोट्स मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं। कंटेंट दुनिया भर का मार्केट में फेंका हुआ है, एक से एक बेहतर कंटेंट 400-500 रुपए में आ जाता है। कंटेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। और उस कॉन्सेप्ट को इतने बेहतर से बताने की कोशिश करूंगा जैसे डेविस ने अपना अपवर्तन चक्र बताने की कोशिश की, ताकि जब तुम लिखने बैठो तुमको रटना ना पड़े। ठीक है, तो कौन कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द अर्थ, क्योंकि जब हम अर्थ की जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो पहले अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ ये समझना बहुत जरूरी है। और इसी में वो अपने आप शामिल हो जाता है एक चैप्टर जिसको सौर मंडल कहते हैं। या अर्थ का ओरिजिन यूनिवर्स के ओरिजिन से अलग नहीं है, दोनों साथे जन्मा। ठीक है, तो हम अर्थ का ओरिजिन पढ़ें या अपने यूनिवर्स का ओरिजिन पढ़ें, लगभग मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, अलग क्या, ये अलग है वो अलग है, लेकिन मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे हम। ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बाद उसमें एक दो थ्योरी पढ़ेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि बीपीएससी ने इसको मेंशन नहीं किया अपने सिलेबस में। ये नॉन मेंशन, जिस पे स्टार लगाए वो मेंशन नहीं है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसको मेंशन किया है बीपीएससी ने, और इस पे पूछती भी है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे क्वेश्चन सब जगह पूछा जाता है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें हम ऐसा डिजाइन बनाएं वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, और जिस पे स्टार लगाएं वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद आता है फोर्सेस, शक्तियां। ठीक है, फोर्सेस ऑफ द अर्थ। फोर्सेस ऑफ द अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोमॉर्फोलॉजी की आत्मा बोलते हैं इसको। ये जान है जियोमॉर्फोलॉजी की, आत्मा है। फोर्सेस ऑफ द अर्थ जो है ये जियोमॉर्फोलॉजी की आत्मा है। इसको बहुत अच्छे से समझना होगा और आप समझते भी होंगे। इसमें दो तरह के फोर्सेस आते हैं। क्या? एक होता है एंडोजेनेटिक फोर्सेस, आंतरिक शक्तियां। एक होता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, बाह्य शक्तियां। और आंतरिक शक्तियों में ही इसी से जुड़ा हुआ है कौन? अर्थक्वेक, जिसको अलग से पढ़ना होगा क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अलग से सिलेबस में दिया हुआ है। भूकंप ये उसी का पार्ट है, आंतरिक शक्तियों का ही एक पार्ट है भूकंप। ठीक है, भूकंप के अलावा जो वॉल्केनिज्म जिसको बोलते हैं, ज्वालामुखीयता, यूपीएससी इसको ज्वालामुखीयता लिखती है, वॉल्केनिज्म, जबकि बीपीएससी सिर्फ वॉल्केनो लिख दिया है। ठीक है, वॉल्केनोज भी जो है वो इंटरनल फोर्सेस है, आंतरिक शक्तियां। धरातल पर दो तरह की शक्तियां कार्य करती है ना, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये जो ज्वालामुखी है, ये जो भूकंप है, इसको डिटेल में पढ़ने का, इसलिए डिटेल में पढ़ने का, ये सब के सब डिटेल पार्ट हैं क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन है अलग से। तो वॉल्केनिज्म इज अ पार्ट ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी एज वेल एज पार्ट ऑफ द एंडोजेनेटिक फोर्सेस आल्सो। ठीक है, जो ये बाह्य फोर्सेस है इसी से टोपोग्राफी रिलेटेड है। बाह्य फोर्सेस से क्या रिलेटेड है? टोपोग्राफी। तो हम यही लिख लेते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और चीज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे
फोल्डिंग ना पढ़ के दूसरा चीज पढ़ लेते हैं। फोल्डिंग इसलिए यहाँ यहीं पढ़ लेंगे, फोल्डिंग फॉल्टिंग जो भी बाह्य शक्तियों द्वारा होता है ना, उसको यहीं डिटेल कर लेंगे एक टेबल से। यहाँ हम एक अलग से चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, ओरिजिन ऑफ माउंटेन, पर्वतों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स, जिसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, आर्थर होम्स का पर्वत उत्पत्ति का सिद्धांत। आर्थर होम्स का एक सिद्धांत एग्जाम में बार बार पूछता है, तो ओरिजिन ऑफ माउंटेन। और यहीं पर प्लेटू भी पढ़ लेंगे, यानी पर्वत और पठारों की उत्पत्ति विस्तार से समझाना पड़ेगा, और वो इन्हीं तीनों चैप्टर का निचोड़ है। इन तीनों चैप्टर को जब पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली पर्वत की उत्पत्ति समझ में आ जाएगी। और इन्हीं तीनों चैप्टर को पढ़ते समय जब हम ओरिजिन ऑफ माउंटेन पढ़ रहे होंगे और ज्वालामुखीयता पढ़ रहे होंगे, तो दो थ्योरी यहां पे हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछता है। दो थ्योरी पढ़ेंगे, दो सिद्धांत पढ़ेंगे। एक सिद्धांत जिसको आप कहते हो वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, यहीं पर पढ़ लेंगे, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। और एक और थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, वो है हैरी हेस का समुद्र नितल, समुद्री ओशियन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्लेस ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया महाद्वीपीय सिद्धांत, और हो गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है? यह है समुद्री नितल प्रसरण का सिद्धांत जो हैरी हेस ने दिया। और ये दो पढ़ने के बाद और आर्थर होम्स को समझने के बाद ऑटोमेटिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आता है आपको, जिसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत यहां तक जब एक्सप्लेन हो जाता है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, आर्थर होम्स का माउंटेन ओरिजिन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऑफ हैरी हेस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर, देन बस एक ही चीज बचता है। 8 9 10 लिखने की आवश्यकता नहीं है बालक, सिर्फ एक ही चीज बचता है बीपीएससी यूपीएससी सब के लिए, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी के अलावा एक चीज यहां पे बचता है जो डेविस वेविस वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं चैनल मॉर्फोलॉजी। या चैनल मॉर्फोलॉजी क्या है? रिवर से रिलेटेड एक स्पेशल टॉपिक है। बीपीएससी से ज्यादा ये जो मॉर्फोलॉजी, चैनल मॉर्फोलॉजी है, ये यूपीएससी में बहुत ज्यादा उसका हॉट टॉपिक है। केंद्रीय आईएएस का हॉट टॉपिक है चैनल मॉर्फोलॉजी। चैनल मॉर्फोलॉजी में हम रिवर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, और इसी चैनल मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा हम डिटेल में चैनल मॉर्फोलॉजी और ये दोनों रिलेटेड है टॉपिक। टोपोग्राफी में हम 5 तरह का टोपोग्राफी पढ़ते हैं, और यहीं पर हम डेविस पेंग किंग को भी पढ़ते हैं। टोपोग्राफी की स्टार्टिंग सबसे पहले जो होती है वो डेविस से होती है। तभी आप, जब तक जो बच्चा डेविस को नहीं समझा और उसकी तुलना पेंग से नहीं किया और उसकी तुलना किंग से नहीं किया, एलसी किंग से, किंग, पेंग और डेविस को जिसने ठीक से समझा उसको टोपोग्राफी बहुत इजीली याद हो जाता है। तो ये है हमारा टारगेट ऑफ 1 वीक और मे बी पॉसिबल 2 वीक। इसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी में इतनी बातें आपसे चर्चा करेंगे। अब आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट रखिए या इसको नोट करके रखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन कल लेंगे, ठीक है, कल करेंगे हम। अब हमारा नेक्स्ट क्लास है हिस्ट्री ऑप्शनल। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।